नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं पूजा झा। उत्तर प्रदेश की प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। और इस बार उत्तर प्रदेश में एक और नया मोर्चा बन गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए अब एक और नई मुश्किल खड़ी हो सकती है। पल्लवी पटेल ने सपा वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन किया। इससे साफ है पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक अभियान का जवाब पिछड़ा दलित और मुस्लिम को एक मंच पर लाकर दिया है। अपना दल कमेरावादी पार्टी की नेता पल्लवी पटेल का अब पीडीएम के माध्यम से लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशियों को हराने का काम करेंगी। दरअसल अखिलेश यादव ने पिछले दिनों दो टूक कहा था कि अपना दल कमेरावादी से 2022 में गठबंधन था और ये गठबंधन 2022 में ही था। अब 2024 में गठबंधन नहीं है, जिस पर पल्लवी पटेल ने कहा था कि कांग्रेस तय करे कि अपना दल कमेरावादी इंडिया गठबंधन में है या नहीं है। कांग्रेस से भी जवाब न मिलने पर पल्लवी ने नए विकल्प की तलाश शुरू कर दी थी। कोई रास्ता नहीं दिखने पर पल्लवी ने पीडीएम की राजनीति करने की घोषणा कर दी। पल्लवी पटेल की पार्टी इस चुनाव में 30 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। इनमें से ज्यादातर सीटें पूर्वांचल की होंगी। पीडीए बनाम पीडीएम के इस मुकाबले में पल्लवी को एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का साथ मिल चुका है। ओवैसी जब पीडीएम की घोषणा हुई उस वक्त पल्लवी के साथ लखनऊ में वो भी मौजूद थे। पिछड़ा दलित और मुस्लिम नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश में ही पल्लवी ने उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाया। अब देखना होगा ये जो नया मोर्चा है ये अखिलेश यादव की कितनी मुश्किलें बढ़ाएंगे, यानी कि इंडी गठबंधन के लिए क्या ये सेंधमारी करेंगे या बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, या वाकई इस बार ये नया मोर्चा यूपी में नए राजनीति समीकरण बनाएगा। तो यूपी में चुनावी शंखनाद हो चुका है। 2022 में एक गठबंधन बना और उस गठबंधन का रिजल्ट ये रहा कि 47 से 111 सीटें समाजवादी पार्टी को गठबंधन मिली और 34% के ऊपर का वोट प्रतिशत मिला। और वो मिलने के बाद अखिलेश जी ने ये मान लिया कि वो पूरा वोट उनका है। उन्होंने सिरे से ओम प्रकाश राजभर जी, जयंत चौधरी जी, कृष्णा पटेल जी, केशव देव मौर्य जी, संजय चौहान जी सबको नकार दिया। तो ये वोट जो समाहित हुआ उनके पास 111 सीट्स के रूप में, वो इन सब की मेहनत का रिजल्ट था। और धीमे धीमे सब अलग होते चले गए। अपना दल सबसे ज्यादा दूरी तक समाजवादी पार्टी के साथ चलने की मुहिम को लेकर के साथ चला था और अचानक से आप सभी ने देखा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमको भी पता चला कि हम गठबंधन में थे ही नहीं। तो ऐसे में क्या करते? ऐसे में हमको रास्ता दिखा पीडीएम और हमने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसको अपनाया। तो यूपी में नए चुनावी शंखनाद के साथ असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल ने नया मोर्चा बना लिया है। ये मोर्चा कितना नुकसान इंडी गठबंधन को पहुंचाएगा यूपी में, या एनडीए को किसी तरीके का फायदा पहुंचाएगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा देती हूँ। बीजेपी से हमारे साथ पल्लवी सिंह जुड़ गई हैं, धर्मेंद्र कुमार सपा प्रवक्ता, बाबूराम पाल राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्र उदय पार्टी के जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी धर्मेंद्र कुमार जी, क्या लग रहा है आपके साथी, जो पुराने साथी काफी दूर तक आपके साथ चले थे, एक एक कर आपका साथ छोड़ रहे हैं। अब तो पल्लवी पटेल भी चुनावी मैदान में उतरकर आप ही के खिलाफ हुंकार भर रही हैं। क्या लग रहा है अखिलेश यादव को अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव करना चाहिए था? अपने पुराने साथियों को तो साथ में रखना था ना। ईशा जी, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे साथ विधानसभा में समझौता हुआ और हमने इनको कुछ सीटें दी। ये समझ लीजिए कि केवल साइकिल निशान पर, समाजवादी पार्टी के निशान पर पल्लवी पटेल जी चुनाव जीत करके आई और उसके बाद इनका एक भी प्रत्याशी नहीं जीता। उसके बाद हमने हमारे साथ जिस भी दल का समझौता हुआ, चाहे आप पीछे देख लें, बहन जी के साथ हमारा रहा, कांग्रेस साथ रहा या और जो भी दल रहे, उसके पहले उनकी जो स्थितियां रही उससे ज्यादा उनको सम्मान, उनकी जो भागीदारी होनी चाहिए उससे ज्यादा हमने सम्मान दिया और उनको विभिन्न सदनों में भेजा। तमाम तरह से पल्लवी जी आरोप लगा रही ले रही उन्होंने की कहा, लेकिन पल्लवी जी भी विधानसभा समाजवादी पार्टी टिकट पर आई। यदि उनको कोई चीज उनकी अपेक्षा थी, उनकी अपनी सोच थी, तो उनको पार्टी फोरम पे बात करना चाहिए था। राज्यसभा के चुनाव में जिस तरह से बाहर जाकर के सबसे पहले पल्लवी तो कह रही है उन्होंने इंतजार किया। सुनिए ना, पल्लवी तो कह रही है कि उन्होंने इंतजार किया था, उन्होंने अखिलेश से भी मौका दिया था, उन्होंने कांग्रेस से भी इंतजार किया, लेकिन आप लोगों ने कह दिया कि गठबंधन तो 22 में था। नहीं, वो क्या कह रही, राज्यसभा का जो पीसी किया उन्होंने पब्लिक में जा करके,
वो संघ की भाषा कौन बोला है? रंजन बच्चन की जो संघ के लोग आरोप लगाते थे उसको लेकर के पीछे उन्होंने किया। सवाल यहाँ इसकी नहीं कि कौन है हमारे साथ कौन नहीं, सवाल यहाँ है कि जब आम चुनाव है और देश में किसानों की, नौजवानों की, गरीबों की, छात्रों के हक और हुकूक को लेकर के लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। जिस तरह से सरकार में, किसी भी लोकतंत्र में जिस तरह सत्ता पक्ष का जो महत्व होता है उसी तरह विपक्ष का होता है। लेकिन आज देख लीजिए विपक्ष के नेताओं को, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को किस तरह से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लगा करके जेल भेजा जा रहा है। निष्पक्ष, यहाँ तक निष्पक्ष चुनाव हो सके इसको भी बाधित करने का प्रयास हो रहा है। ऐसे में जब सीधे दो धुरे हैं तो कई तरह के चुनाव होते हैं, इसमें कोई बात नहीं, राजनीतिक पार्टी उनको चुनाव लड़ने का हक है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता देख रही तो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं कि किसी का वोट काटने के लिए, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए। कई तरह से राजनीति में और खेल में भी तो पीडीएम आपको फायदा पहुंचाएगी या नुकसान, क्या लग रहा है? देखिए पीडीए में पीडीएम क्या सोच है। अब मुस्लिम में, अल्पसंख्यक में भी बांटने का काम हो रहा है। हम तो सबको जोड़ के ले चलना चाहते हैं। अगर ए से अल्पसंख्यक, ए से अगड़ा, लेकिन पल्लवी ने तो आप ही से सीखा है ना, आप ही के साथ रही है, तो आप ही से सीखकर वो आगे बढ़ी है। अगर ए से अगड़ा अल्पसंख्यक, ए से आदिवासी, ए से अगड़ा भी हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत थी? अब अल्पसंख्यक में भी बांटने का काम कर रहे हैं तो ये लोग सोचिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के हाथ खेल रहे हैं। चलिए ठीक है, पल्लवी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीजेपी से, उन्हीं से जवाब ले लेती हूँ। पल्लवी जी, क्या लग रहा है? आपने तो आरोप लग रहे हैं कि आपने छोटे दलों को तो तोड़ दिया, इंडिया गठबंधन में भी सेंधमारी कर दी है, अब पल्लवी पटेल और ओवैसी एक साथ आ रहे हैं, क्या लग रहा है ये पीडीएम आपको फायदा पहुंचाएगा या नुकसान 2024 में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य के साथ आगे अग्रसर है, विकसित भारत का संकल्प लेके। तो ये टूट हुई है, ये समाजवादी पार्टी में हुई है, एनडीए परिवार में कोई टूट नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी, एनडीए परिवार अपने लक्ष्य पे अडग है। मिशन 80 उसका उत्तर प्रदेश का है, 370 उसका भारत का मिशन है जिसपे वो अडग है। टूट इनकी हुई है क्योंकि इन्होंने कभी भी अपने साथ जो भी सपोर्ट किया समाजवादी पार्टी को, कभी भी उनको बराबर का हकदार बनाया ही नहीं। उन्होंने हमेशा यही जताया है कि हमारी वजह से आप इलेक्शन जीत रहे हो, हमारी वजह से आपको जो भी वोट मिला है। कभी भी उनसे उनकी मर्जी के हिसाब से उनको टिकट देना या यदि आप गठबंधन में किसी को लगा रहे हैं तो गठबंधन का मतलब होता है कि आप उसको बराबरी का हक दें, जो इन्होंने कभी दिया ही नहीं। तो ये उनकी टूट है। फायदा या नुकसान जो भी होगा वो समाजवादी पार्टी को होगा। और पीडीएम की ये बात कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी सर्व धर्म में विश्वास रखती है, वो सभी को साथ लेके चलती है, सिर्फ पीडीएम की भी बात नहीं करती है, उसमें सभी लोग आते हैं, सभी जो भी इस समाज के लोग हैं, आदिवासी हैं। लेकिन अगर इतनी ही मजबूत भारतीय जनता पार्टी है तो फिर बाकी जो दल आ रहे हैं उनको क्यों लिया जा रहा है? इंडिया गठबंधन में से जो छोटे दल तोड़े गए उनको तोड़ने की नौबत क्यों आई है? भारतीय जनता पार्टी किसी को तोड़, लेकिन न्योता तो आपने दिया है ना? अपनी ना देखिए, विचारधारा से प्रभावित होकर यदि कोई आना चाहता है एनडीए में, उसका स्वागत है। यदि आप ये बोलेंगे कोई दल तोड़ता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इनकी आप समाजवादी पार्टी का आप एक नहीं, आप कितने एग्जाम्पल ले लीजिए, 2022 के बाद से सब तो खुद ही जा रहे हैं छोड़ के। क्यों जा रहे हैं? देखिए, यदि आप किसी को बुला रहे हो तो आप उसको, यदि वो सम्मान नहीं दोगे तो आपके पास कोई क्यों रुकेगा, आपके साथ क्यों रहेगा? तो एनडीए परिवार क्यों बढ़ता जा रहा है? एनडीए परिवार इसलिए बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे उनको वो सम्मान मिल रहा है। इससे मैं कोई छोटी बात नहीं कर रही हूँ, पूरा देश एनडीए के साथ है। चलिए ठीक है, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, आपका रुख करूंगी। बाबूराम जी, क्या लग रहा है पीडीएम जो नया मोर्चा बना है उत्तर प्रदेश में, ये कितना कारगर साबित होगा 2024 में पीडीए वोटों को अलग करने में? बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पीडीएम नया मोर्चा बना है, ये मूल रूप से अब तक जो समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल पाई है जी, जिनका सामाजिक उत्थान नहीं हुआ है, ऐसे समाज को आगे लाने के लिए पीडीएम बना है। यह पीडीएम का उद्देश्य ना तो पीडीए इसका टारगेट है, ना तो एनडीए इसका टारगेट है। क्योंकि एनडीए की सरकार लंबे समय से चलने के बाद भी बात तो ये सबकी करते हैं, लेकिन जब पिछड़ों के साथ, खास करके अति पिछड़े, अत्यंत पिछड़े समाज के साथ जो ज्यादती, अत्याचार, अन्याय होता है, उस समय पे यह जो है कि सबकी बात करने वाले दिखते नहीं हैं। आपने अभी देखा होगा, बहुत बड़ी घटना प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में
जो है भिटपुरी ग्राम सभा में मोनिका पाल जी की निर्मम हत्या होकर के लाश को बोरी में भर दिया गया और वहां पे भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता के पास समय नहीं मिला जाने के लिए। लेकिन बाबूराम जी, मेरा तो एक सवाल ये आज है कि जब आप राजनीतिक दल जो होते हैं दोनों, चाहे हम एनडीए की बात कर लें या इंडिया गठबंधन की, दोनों सत्ता में रहे हैं, और जब छोटे जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो उनके साथ सत्ता में होते हैं, तब अपने मुद्दों को क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि अलग से पार्टी बना लेना इसका मतलब ये तो नहीं है कि सामाजिक उत्थान हो जाएगा, पिछड़ों की बात हो जाएगी, क्योंकि सत्ता में आने के लिए तो फिर वही लंबा संघर्ष होगा। जब सत्ता में होते हैं अगर तब बात उठाई जाए तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं होगी ना। नहीं, बात इसीलिए तो दल बनाने की जरूरत पड़ती है। यह पार्टियां और पीडीएम के लोगों के हित की बात नहीं करती है, उनके सुख दुख में खड़ा नहीं होते हैं, इसीलिए दल बनाने की जरूरत पड़ती है। और रही बात आज जो सत्ता में, आपके कहने का तात्पर्य है जो और नेता हैं गठबंधन में जी, और अपने बात सत्ता में होकर के अपने लोगों की बात नहीं करते हैं, इसीलिए आज समाज उनका साथ छोड़ चुका है। क्योंकि अब इन्हें पता चल गया है ये अपने खुद के बच्चों के लिए राजनीति कर रहे हैं, इनका समाज इसीलिए तो अच्छा साथ छोड़ा हुआ है। और रही बात बहन पल्लवी पटेल जी की, यह डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के उत्तराधिकारी हैं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी जो वंचितों शोषितों मुजरिमों की आवाज थे, बुलंद आवाज थे, तो उन्हीं की आवाज को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इन्हें सत्ता या विधायक बने रहने का ऐसी कोई लालच इच्छा नहीं है। इसलिए इनके इस लड़ाई में विश्वास रखते हुए आज हम राष्ट्रीय पार्टी के सभी लोग और प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है प्रेमचंद बिंद जी और ओवैसी जी मिल करके हम सब आज जो है कि पीडीएम को मजबूत करने के काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगता है पीडीएम का बनना कहीं ना कहीं आप ही के वोटों में सेंधमारी होगी? क्योंकि जिस तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप अखिलेश यादव पर लगता है, उसी तुष्टीकरण की राजनीति में अब वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ ओवैसी हैं, पल्लवी पटेल साथ आ गई हैं, आपका वोट बैंक यहाँ पर खिसकता हुआ नजर आएगा? नहीं निशा, बिल्कुल नहीं। देखिए, जनता देख रही है। ओवैसी के बारे में भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है और इनको भी भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाना है। सवाल यहाँ है, अभी भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रवक्ता कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन और लक्ष्य को लेकर के कितनी डरी हुई है। इनका एक तो संविधान विश्वास नहीं है। संसद के अंदर इनके सर्वोच्च लीडर ये कहते हैं कि अगला बजट में पेश करूंगा। आपको देश के जनता पर और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है कि आप ये कहते हैं कि जब जनता चुनेगी तब मैं पेश करूंगा। आप सीधे कह रहे हैं मैं पेश करूंगा। ये डेमोक्रेसी है? ये कोई आपका राजतंत्र थोड़ा है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण आपके डर का ये आलम है कि आप कहते हैं 67,000 करोड़ के जो है सिंचाई घोटाले के आरोपी का भाषण देते हैं कि इनको तो चक्की पीसिंग और अगले दिन शपथ दिला देते हैं। देश के गृह मंत्री जी हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में कहते हैं कि ये सबसे दुनिया का सबसे भ्रष्ट नेता है, उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं। अगले अशोक चौहान के बारे में कहते हैं कि इनके ऊपर ये घोटाला है, आप राज्यसभा भेज देते हैं। आप बिहार के अंदर नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद करते हैं, चीख करके भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च लीडर कहते हैं। अगले दिन पलक पावड़े बिछा करके उनको अपने इस्तीफा दिला के तुरंत मुख्यमंत्री बनाते हैं, अपने गठबंधन साथी बनाते हैं। और रही बात गठबंधन में सम्मान की बात अभी कर रही थी, पीडीपी से सत्ता के लिए आपने गठबंधन किया, आज क्या स्थिति है? जिसको आप राष्ट्रद्रोही पार्टी कहते हैं उसके साथ आप जाकर के सत्ता शेयरिंग कर रहे थे। आप पंजाब के अंदर आपका गठबंधन था बहुत पुराना, आपके पुराने नेताओं के समय का उनका क्या सम्मान कर रहे हैं? महाराष्ट्र के अंदर आपके एक बहुत पुराने साथी थे, उनकी पार्टी ही आपने निगल लिया, उसको समाप्त करने का प्रयास किया, एक तरह से तोड़ ही दिया। तो आपका तो बहुत खराब इतिहास है गठबंधन के साथियों से व्यवहार के मामले में। ठीक है, धर्मेंद्र जी इसका जवाब ले लेते हुए पल्लवी जी से। पल्लवी जी, आप कहते हैं कि जो विपक्षी गठबंधन इंडिया है वो भ्रष्टाचार की पार्टी है, वहां के सारे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन जब वहीं से कोई नेता आपकी पार्टी में आता है तो उन पर भ्रष्टाचार के लगे सारे आरोप धुल जाते हैं, फिर उस बारे में कोई बात नहीं होती। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है, ये सोच का तरीका है। भ्रष्टाचारियों पे हर तरीके से तलवार चल रही है, किसी भी पार्टी का भी हो, कैसा भी हो। लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा हो, अशोक चौहान हो, इन पर तो कोई अब केस नहीं चल रहा ना, अब तो उनके सारे भ्रष्टाचार, अब कोई बात नहीं होती ना। देखिए, जो भी केसेस चल रहे हैं सब कुछ कोर्ट में है, सारी चीजें बहुत से प्रूफ होती है। ये अगर मैं इसकी बात करूँ, INDI जो इनका अलायंस है, इनको तो न्याय व्यवस्था पे विश्वास ही नहीं है। इनका सीधे सीधे यदि ईडी कुछ कार्रवाई करे, यदि इनकम टैक्स कुछ कार्रवाई करे,
हाई कोर्ट अगर कोई चीज बोले तो इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कर रही। तो न्याय व्यवस्था तो इनके हिसाब से कुछ है ही नहीं। यहाँ पे कुछ भी होता है, एक पत्ता भी खड़केगा तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये इनका वो है। अब रही बात आप जो इसकी बात कर रही हैं, जिसको भी जो भी है कार्यवाही वो कोर्ट कर रही है, जिसका भी होगा, जो भी न्याय, जो भी आएगा, रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा वो सबको पता चलेगा। और यहाँ पे भ्रष्टाचारी एक एक करके निकल रहे हैं, तो इस वजह से इन लोगों को कष्ट हो रहा है। अब चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात कर लीजिए, आप पार्टी की, जिसकी भी बात कर ले, पहले ये सभी जो है एक दूसरे के ऊपर लगा रहे थे कि ये आरोप, वो आरोप, इन्होंने ये किया, उन्होंने किया। अभी सब एक दूसरे को बचाव कर रहे हैं, सब एक साथ आके उसके आम आदमी पार्टी के साथ बोल रहा है, कांग्रेस के साथ बोल रहा है, सभी तो ये जो है एनडीए जो है, भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य बना के रखा है कि इस देश से भ्रष्टाचार को मुक्त करके रखेगी। और ये सब साथ में आ रहे हैं, भ्रष्टाचार करो और क्या कहते हैं, परिवारवाद बढ़ाओ। इस पे जो है इस पे ये लोग काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध काम कर रही है। तो उसमें क्या करेंगे, न्याय व्यवस्था है, जो देश की न्याय व्यवस्था, प्लीज डोंट इंटरप्ट बिटवीन, आई एम नॉट स्पीकिंग, का जवाब और दे दीजिए। तो ये जो है न्याय व्यवस्था पे हमेशा से सवाल उठाते आए, जब भी धर्मेंद्र जी ये तो सही है ना, न्याय व्यवस्था पर आप हमेशा से सवाल उठाए हैं। जब भी ईडी सीबीआई कार्रवाई करती है, आप आरोप लगा देते हैं कि बीजेपी के आदेश पर काम कर रही है, जबकि वो शिकायत के आधार पर काम कर रही है। तो न्याय व्यवस्था पर भरोसा तो आपको नहीं है, बार बार आप ये संदेश दे रहे हैं। विश्वास ही नहीं है इनको, न्याय व्यवस्था पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। न्याय व्यवस्था पर हमारा विश्वास है, न्याय व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था पर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है। वो संविधान को बदलना चाहते हैं। इनसे पूछिए कि इनके वित्त मंत्री जी कहती हैं कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है, और उनके पतिदेव कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है ये इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला। इनकी ईडी, इनकी सीबीआई नड्डा जी से कब पूछताछ करेगी? केवल इसी का जवाब दे दे, वो जो भी करे पूछताछ। आपको नहीं लगता 2024 में लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव के पास एक अच्छा मौका था खुद को प्रूव करने का, सभी दलों को एक साथ लेकर चलते तो शायद वो बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहते। धर्मेंद्र जी सुन रहे हैं आप मुझे? आप उस पर जो सीधे आप भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, आप पहले सोच के बोलिए आप क्या बोल रहे हैं। जांच कराते हैं आपको तो भ्रष्टाचार पे डूबे, आप तो सारे लोग आकर डूबे हुए हैं, आप क्यों नहीं जेपीसी? आप क्या बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार को आप लोग पूरी तरीके से सपोर्ट चलिए करते ठीक है, थे। भ्रष्टाचार के आरोप दोनों ही पार्टियों पर लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है ये तो चलता रहेगा चुनाव तक। ठीक है बाबूराम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। पीडीएम 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है, क्या लग रहा है? एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता होंगे, ऊपर से अखिलेश यादव भी पूरी तैयारी के साथ, पूरे समीकरण के साथ अपने प्रत्याशियों को उतार चुके हैं। ऐसे में पीडीएम क्या वाकई कहीं ठहर पाएगी 2024 के लोकसभा चुनावों में? मैडम, पीडीएम मजबूती से लड़ेगी क्योंकि पीडीएम के साथ जनता है जी। आज जनता है। भारतीय जनता पार्टी की भी जो भ्रष्ट नीति, आज भारतीय जनता पार्टी को गांव में आज जाएंगे तो जनता कहती है भारतीय जनता पार्टी अब भ्रष्ट जन पार्टी हो चुकी है। और आज तक के अति पिछड़े समाज को गुमराह करने के लिए उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति, लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने सबका साथ सबका विकास किया है। नहीं, कहते कुछ भी रहेंगे, जनता जो कह रही है वो हम बता रहे हैं जी कि केंद्र ने जस्टिस जी रोहिणी आयोग का गठन किया, आयोग का रिपोर्ट आने के बाद दोनों आयोग का रिपोर्ट लागू नहीं हुआ। और पूरी तरीके के साथ आज जो गांव की जनता, जो किसान का बेटा, पशुपालक का बेटा, मजदूर का बेटा पढ़ लिख करके फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहता है, उसको अग्निवीर के तहत ला करके भर्ती कर रहे हैं। तो गांव की जनता इन्हें वोट देने के लिए तैयार नहीं है। और जितने भ्रष्टाचारी सब के सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल, ये कहते हैं केवल एक चेहरे पे चुनाव है, एक चेहरे पे चुनाव है तो सारे चेहरों का जमावड़ा क्यों है? और रही बात जो पीडीए की बात करने वाले लोग हैं, जब अब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं हुई और जितने भी महंगाई बढ़ी है, अत्याचार अन्याय बढ़ा है, 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला है, तो ऐसे में रोड पे उतर करके विरोध करने का काम ये पीडीए के लोग नहीं कर पाए। तो आज इसीलिए जरूरत पड़ी है कि हम लोगों को पीडीएम बना करके हमारा जनता के लिए लड़ाई है, तो जनता हमारे साथ है तो हम मजबूती के साथ अभी पहले चुनाव, लेकिन सुनिए ना हो चुका है बाबूराम जी, बीजेपी तो कह रही है कि आपने खास तबके के लिए पार्टी बनाई है, एक खास तबके के लिए ये पार्टी आई है और एक खास तबके का वोट बैंक ही चाहती है, लेकिन ये भी आरोप लग रहा है। तबकों को बीजेपी के शासन खास तत्वों का लाभ मिल रहा है या खास उद्योगपतियों का लाभ मिल रहा है,
जो देश से लोन लेकर के विदेश चले जा रहे हैं और देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ हो रहे हैं, लेकिन गरीब को कर्जे तो मिल ही नहीं रहे हैं। जो गरीब किसान मजदूर उन्हें तो कर्जा मिल ही नहीं रहा है। आप लोन लेने अगर जाए बैंकों में, कहें आप बैंकों में भाई सरकार की फला योजना है तो हमें लोन दो, तो बैंक के लोग कहते हैं भाई हमारे पास तो कोई योजना का हमारे पास लेटर आया नहीं। अगर आपने टीवी पे सुना हो तो आप टीवी पे जाकर ले लो। तो कहने करने में बीजेपी के जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप इनकी बात को सुनेंगे तो आपको लगेगा अच्छा, लेकिन आप पल्लवी जी, बाबूराम तो पूरी तैयारी के साथ उतर रहे हैं इस बार चुनावी मैदान में और हर तबके को वो साधने की तैयारी में है। क्या लग रहा है, जो जिस बात को वो कह रहे हैं, जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं, कि जनता उसको समझेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी इन मुद्दों पे काम कर रही है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, उनको ईंधन देने की बात हो, उनको पक्के घर, शौचालय, इन तरह की सुविधाएं हो, उनको सुरक्षा देने की बात हो, नौजवानों के लिए बात हो, हेल्थ जो है सुविधाएं हैं वो कितनी परिवर्तित हुई है, ये बातें कहने की नहीं है। सिर्फ हम आंकड़ों पे बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा विकसित भारत का संकल्प लेके एक गाड़ी निकली है जो हर जगह हर गाँव जा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो दूसरों के बरगलाने की वजह से उनको इन सुविधाओं का लाभ नहीं हुआ था, वहां से इमीडिएटली उनको ये सुविधाएं प्रदान की जा रही है। अभी जैसे 55 दिन हुए हैं मुश्किल से इस गाड़ी को निकले, 12 लाख नए उज्ज्वला गैस आवेदन हुए हैं। इसके साथ ही सुरक्षा बीमा योजना दी गई है उनको, पीएम स्वनिधि योजना, जितनी भी योजनाएं हैं, 22 लाख लोगों की सिकल सेल एनीमिया की जांच हुई है, वो भी ऐसी जगह जहाँ पे कभी गांव में पहुंचे ही नहीं थे एक भी डॉक्टर, वहां पे जाके जांच हुई है। मुफ्त डायलिसिस की और समय की कमी है, आपको यहीं पर रोक रही हूं। धर्मेंद्र जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगी। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ पीडीएम भी है, किस तरीके से मुकाबला करेंगे? देखिए, पीडीएम और इस तरह जो पार्टियां हैं, सभी कोई भी राजनीतिक पार्टी को चुनाव लड़ने का लोकतंत्र में है, कोई लड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, देश की और प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि मोदी जी वादे से आए थे किसान की आय दोगुनी करेंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। और जब 2014 में चुनाव के पहले भाषण दे रहे थे मोदी जी, तो बाकायदे एक फार्मूला बताते थे कि लागत इस तरह जोड़ करके लागत होगी और उसका 1.5 गुना करके हम देंगे। आज तक तो पूरा नहीं किया, किसान सड़कों पर है। बेरोजगारों को नौकरी देने को वादा किए थे, अग्निवीर लेके आए कि जो 4 साल बाद उनके पिताजी नौकरी कर रहे होंगे वो घर आकर के रिटायर होकर बैठ जाएगा। छात्रों के लिए शिक्षा व्यवस्था, जो बुनियादी सवाल जनता के हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, उस पर कुछ नहीं किया। महंगाई के किस तरह से रोना रोते थे, आज तेल पेट्रोल से लेकर के पूरा प्रदेश और पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। इन जो बुनियादी सवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब नहीं है। आजादी के बाद से लेकर के 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपए का देश पर कर्ज था, केवल 10 साल में 205 लाख करोड़ कर दिया। इन बुनियादी सवालों और इस तरह के इनके पास कोई जवाब नहीं है। आपके जो ये मुद्दे हैं, जनता इनको कितना समझती है? आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, पल्लवी जी, धर्मेंद्र जी और बाबूराम जी, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में अपना दल कमेरावादी सपा गठबंधन में शामिल थी। वहीं अपना दल की पल्लवी पटेल सिराथू से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर 2022 में चुनाव लड़ी थी और विधायक भी बनी थी। लोकसभा चुनाव आते आते अब यह गठबंधन पूरी तरह से टूट गया। पल्लवी पटेल ने नया मोर्चा बना लिया। इस मोर्चे में उनके साथ असदुद्दीन ओवैसी भी जुड़ गए। अब देखना होगा कि नया मोर्चा लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में राजनीति के क्या नए समीकरण सेट करता है और किसके वोट बैंक में सेंध लगाता है। फिलहाल के लिए इतना। लगातार खबरों के लिए बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ।